नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट में चल रही सारी उठापटक की अपडेट्स लेकर। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अपने इतिहास में, अपने वजूद के इतिहास में इजराइल की सबसे बड़ी हार हुई है। इसको इजराइल की हार के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता जो पिछले 12 दिन में चला है। पूरी दुनिया में एक हवा बनाया गया था कि इजराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, सबसे सिक्योर्ड स्टेट है, जिसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम नहीं मतलब कोई ऐसी चीज हो गई जिसको कोई पार ही नहीं कर सकता है। हम बचपन में रामायण सीरियल देखा करते थे। रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बनाया था और उसमें दिखाते थे एक तरफ से तीर आ रहे हैं, दूसरे तरफ से तीर आ रहे हैं, सारे तीर खत्म हो जा रहे हैं। तो वैसी ही कोई चीज आयरन डोम था कि जितना भी उसके ऊपर आप मिसाइल फेंकोगे, दावा यही था कि वो मिसाइलें कभी जमीन पर नहीं पहुंचेंगी, इजराइल की 1 इंच जमीन को कभी नुकसान नहीं होगा। इस जंग ने सबसे बड़ा काम किया है कि उस दावे की हवा निकाल दी है। वैसे तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 जब हुआ था, ईरान ने जब ढेर सारी मिसाइलें एक साथ इजराइल पर फेंकी थी और उनमें से काफी मिसाइलें जमीन तक पहुंची थी और नुकसान पहुंचा था, तभी इजराइल के समझ में आ गया था कि आयरन डोम ईरान जैसे मुल्कों के सामने नहीं चलेगा जिनके पास बहुत हाई लेवल की मिसाइलें हैं। तब अमेरिका से हाथ पांव जोड़ा गया, नया सिस्टम मंगाया गया, लेकिन इस बार की लड़ाई में अमेरिकन सिस्टम और इजरायली सिस्टम दोनों बर्बाद हो गए। हालत यह है कि रात को किसी तरह से घोषणा की गई कि सुबह सीज फायर होगा। इजराइल अपनी आदतों से मजबूर है। आप उसके सीज फायर्स का इतिहास देख लीजिए, 100 बार से ज्यादा उसने सीज फायर वायलेशन किए हैं और यह उसकी आदत में रहा है कि जब सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है तो जो आखिरी टाइम होता है उसके पहले एक बड़ा हमला करता है। ईरान को यह बात पता थी अच्छी तरह से। इजराइल ने हमला करने की कोशिश भी की। इजराइल ने ईरान के कई इलाकों पर हमला किया और नुकसान भी पहुंचाया। मैं यहां पर बैठकर यह नहीं कहने वाला हूं कि ईरान का कुछ नहीं हुआ, ईरान को भी नुकसान पहुंचा। ईरान की एक जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, ईरान के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, ईरान के कई लोग मारे भी गए जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान पहले से तैयार था। ईरान को पता था कि यह सीज फायर तोड़ेगा, लागू होने से पहले जरूर हमला करेगा और ईरान ने सुबह सुबह आज ऐसा हमला किया है जो इजराइल की पुश्तें याद रखेंगी। इजराइल की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जितने दिन भी इजराइल इस धरती पर रहेगा, जब भी उसका इतिहास लिखा जाएगा, आज सुबह जो हमला हुआ है वो हमला हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि एक तो ये ईरान ने तुरंत इजराइल के हमले के बाद किया, दूसरा एक बिल्डिंग को निशाना लगाया और उसमें 11 लोगों के मारे जाने की पक्की खबर है। काफी लोग घायल हुए हैं, हो सकता है मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। यह क्यों याद रखा जाएगा? यह सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि ईरान ने इजराइल को आखिरी चेतावनी दी है कि अगर तुम बाज नहीं आए, सीज फायर के बाद भी हमारे रिहायशी इलाकों पर तुमने हमला किया, तो अब जो हमले होंगे वो रिहायशी इलाकों में होंगे और तुम्हारे अलार्म नहीं बजेंगे। होता क्या था, ईरान हमला करता था, अलार्म बज जाते थे, लोग जाकर अपने अपने बंकर में छिप जाते थे, तबाही तो होती थी लेकिन जान नहीं जाती थी। कल यह पहली बार हुआ कि ईरान ने एक हमला किया तो रडार उसको देख ही नहीं पाया, और दूसरी बार आज सुबह हुआ है कि हमला हुआ है, अलार्म नहीं बजा है और लोग बिल्डिंग में थे, तभी मिसाइलें वहां पर पहुंच गई हैं, या अलार्म बजा भी है अगर, तो लोगों को बिल्डिंगों से निकलने का मौका नहीं मिला है। ईरान ने यह बताया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे पास हैं वो इतनी तेज हैं कि तुम्हारा अलार्म भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, वो भयानक तबाही करेंगी। कल रात को जो हमला हुआ था, आल उदेद पर जो हमला हुआ था, एयरबेस पे जो हमला हुआ था कतर के, वो हमला भी ईरान ने बहुत प्लान तरीके से किया। वो किसी और बेस पर भी हमला कर सकता था। रात को बहुत सारे लोगों ने फर्जी खबरें फैलाई कि कई बेसेज पर एक साथ हमला हुआ है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल उदेद बेस पर हमला हुआ, जो एयरफोर्स का, अमेरिकन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। इस बेस पर इसलिए हमला नहीं किया गया कि यह सबसे बड़ा बेस है, इस बेस पर इसलिए हमला किया गया कि इस बेस को खास तौर से बनाया गया सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए। ये बेस कतर में है, पैसे इसके कतर देता है, इसका सारा खर्चा कतर उठाता है, लेकिन यह बनवाया गया था इजराइल के लिए। ईरान ने उसको निशाना बनाकर, और कोऑर्डिनेटेड था, पहले से बात कर ली थी कतर से कि हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताकर हमारे
परमाणु की जो साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स हैं, उन पर हमला किया था। हम उनको बताकर उनकी साइट पर हमला कर रहे हैं और यह इशारा कर दे रहे हैं कि अगर सीज फायर टूटा, अगर जंग बढ़ी तो अमेरिकन एयर बेसेस किस तरह से हमारे निशाने पर होंगे। और माली नुकसान तो हुआ ही है, जान का नुकसान भले ना हुआ हो, माली नुकसान तो वहां पर भी हुआ ही है। उसके तुरंत बाद ईरान ने बयान जारी किया कि कतर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कतर को हम अब भी दोस्त मानते हैं। जो हमला हुआ है वो अमेरिकन बेस पे हुआ है, याद कीजिए। ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर, फार्दो वगैरह पर हमले के बाद अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी यही बयान जारी किया था कि ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, ईरान के लोगों को हमने नहीं मारा है, हमने सिर्फ एटॉमिक ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ईरान ने भी पलट के कहा कि हमने कतर के लोगों को नहीं मारा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एयर बेसेस को ठिकाना बनाया है। और यह बताकर किया गया, इसलिए जान नहीं गई। वहां से पहले भी फैमिलीज को हटाया जा चुका था, वरना वहां 10,000 की आर्मी रहती है। इनमें से काफी लोगों की फैमिली भी वहां रहती है। आप समझिए कि 40 से 50,000 लोग वहां पे रहते हैं। अगर बिना बताए मिसाइलें बरसी होती तो वहां पे क्या मंजर होता, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ईरान ने एक बात साफ साफ कह दी कि अब वर्ल्ड पावर जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। अमेरिका अगर बीच में आएगा तो अमेरिकन एयर बेसेस के ऊपर भी हमला होगा, नंबर 1। दूसरी बात जो उसने क्लियर कर दी है कि इजराइल को हराया जा सकता है। इजराइल अगर यह समझता है कि वो किसी भी मुल्क पर हमला करेगा और उसका कुछ नहीं होगा, तो यह गलत है। जो खबर आ रही है डेविड बर्निया यानी किसी जो उनके मोसाद के हेड हैं, उनके मारे जाने की, हालांकि कंफर्म नहीं है, अगर वो सच होती है तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास भी सारी जानकारियां हैं कि इजराइल के लोग कहां हैं, इजराइल के लीडर्स कहां हैं, और फ्यूचर में उनको सीधे निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऑडियो जारी किया है जो अब काफी जगहों पर है। उस ऑडियो के मुताबिक जो पहली वेव आई थी जिसमें आईआरजीसी के कमांडर्स को मारा गया था, उसके तुरंत बाद बचे हुए 12 कमांडर्स को यह मैसेज, फोन मैसेज किया गया था कि अगर तुम लोगों ने तुरंत खामनेई का साथ नहीं छोड़ दिया, खामनेई की लानत मलामत करते हुए वीडियो जारी नहीं किया, तो तुमको भी तुम्हारी फैमिलीज के साथ, औरतों और बच्चों के साथ मार दिया जाएगा। आप देखिए, इतना प्रेशर था ईरान के ऊपर, उनके साथी मारे जा चुके थे, लेकिन 12 के 12 आईआरजीसी कमांडर्स ने एक नहीं सुनी इजराइल की। उन्होंने यही कहा कि मारना है तो मार डालो, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। जहां इस तरह के बहादुर अफसर हों, वहां इतनी आसानी से लोगों को हराया नहीं जा सकता है। प्रॉब्लम्स ईरान में भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जब इस समय मुश्किल हालात आए हैं तो लगभग पूरा ईरान एक साथ खड़ा हुआ है और गद्दारों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको फांसियां चढ़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब इसके आगे क्या होगा यह सोच लेना इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल तो गजा का ही है कि क्या अब गजा में भी मारकाट बंद हो जाएगी। बहुत बुरा हाल है गजा का, लगातार गजा के ऊपर इजरायलियों ने अटैक किया है, लेकिन गजा के अंदर भी इजराइल के काफी सारे सैनिक इस बार मारे गए। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो डील हुई हो इसमें गजा को भी शामिल किया गया हो, और हो सकता है आपको अगले 2-3 दिनों में इसके मुताल्लिक कोई अपडेट मिले कि गजा में भी सीज फायर हो जाता है, क्योंकि पहली बार इजराइल कमजोर पड़ा है तो ईरान अपनी चला सकता है। दूसरा, क्या इजराइल इसके बाद ईरान पर हमला करने की हिम्मत करेगा, देखना होगा। यह कह देना कि नहीं करेगा, यह बात बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन यह बात सही नहीं है। इजराइल का जो रिकॉर्ड है उसमें इजराइल दोबारा हमला कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार होगा। तीसरी बात, ईरान ने आईएईए से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। वहां की संसद ने कहा है कि अब हम जो इंटरनेशनल एजेंसी है उससे किसी भी तरह का, ग्रॉसी से किसी भी तरह का इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे। और यह बात तो तय है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अभी भी ईरान के पास है, या तो रशिया में शिफ्ट किया गया है या ईरान में ही किसी ठिकाने पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत मुमकिन है अगले कुछ महीनों में ईरान वाकई एटॉमिक पावर बन जाए, और अगर एक बार ईरान एटॉमिक पावर बन जाता है फिर इजराइल उसके ऊपर हमले करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और आखिरी बात, मिडिल ईस्ट में जो इजराइल की गुंडागर्दी चल रही थी, लगातार ग्रेटर इजराइल ये वो की बात कर रहे थे, उस गुंडागर्दी पर भी असर पड़ेगा।
जोलानी इस पूरी लड़ाई में मुंह सिल कर बैठा रहा है, उसने एक लफ्ज नहीं बोला है। जाहिर है इजराइल अमेरिका के खिलाफ वो नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि उसने ईरान के खिलाफ भी एक लफ्ज नहीं बोला है। वो किनारे से चुपचाप देख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में कई सारे बड़े बदलाव आपको आगे दिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जोलानी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ईरान का प्रेशर बढ़ेगा। जिस तरह से वो विजेता होकर उभरा है इस लड़ाई में, ईरान का प्रेशर बढ़ेगा। कल रात को एक और बात हुई। कतर के अमेरिकन बेस पर हमला होता है। अमेरिका अभी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सऊदी अरबिया, लेबनान और बाकी सारी बहरीन और ये सब कंट्रीज जो हैं तुरंत बयानात जारी करना शुरू कर देती हैं ईरान की मजम्मत करते हुए। सऊदी अरबिया ने तो यहां तक कह दिया कि कतर के साथ खड़े होने को हम तैयार हैं अगर कतर रिटेलिएट करता है। ये सब बातें थी, बातों का कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन इन मुल्कों को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में इस तरह के बयान, इस तरह के स्टांस लेते रहेंगे। अगर इन्होंने भी ईरान की 10% हिम्मत दिखाई होती तो आज ये फलस्तीन में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको भी रोक पाए होते और ज्यादा इज्जत के साथ अपने ही इलाके में रह पाते। हो सकता है इस परिघटना के बाद अरब मुल्क भी दोबारा सोचना शुरू करें कि इजराइल के साथ रहने में उनका कितना फायदा है, कितना नुकसान। मोटी बात यह है कि जंग फिलहाल तो टल गई लगती है, लेकिन कब तक टली है यह देखना पड़ेगा। और दूसरा, इस पूरी लड़ाई ने इजराइल और अमेरिका दोनों की कमजोरियां सामने लाकर रख दी हैं। खामनेई का तख्ता पलट तो ये नहीं कर सके, लेकिन इस बात पर आश्चर्य नहीं करिएगा अगर कल इजराइल में तख्ता पलट हो जाए और नेतन्याहू आपको गद्दी से उतरकर सड़क पर नजर आए। ये फिलहाल की अपडेट्स हैं। आगे भी जब भी जैसी अपडेट्स होंगी मैं लगातार देता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ज्वाइन का बटन दबाकर हमें ताकत दीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। बहुत ज़रूरी है आप हमारे साथ रहें ताकि हम लगातार सच कह सकें। बहुत शुक्रिया।